हेलो डियर फार्मा एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम देखने वाले हैं टोटल 50 क्वेश्चन। पार्ट 2 है ये आरआरबी फार्मासिस्ट क्वेश्चन पेपर का, जो कि शिफ्ट सेकंड में हुआ था, जो कि थी 21 जुलाई 2019 को। सो ये पार्ट के साथ साथ हम आरआरबी के सारे पार्ट कवर कर चुके होंगे, जो कि टोटल 2 शिफ्ट में हुआ था, 19 जुलाई और 21 जुलाई को। ठीक है, सो विल मूव टूवर्ड्स द वीडियो डिस्कशन, जिसमें से लास्ट पार्ट में आप में से कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया से कमेंट किए हैं, करेक्ट कमेंट किए हैं, तो यही वो हाईलाइटेड कमेंट्स मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। एंड यस, द क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है वो सक्सामिथोनियम ही है। एंड यस, डिकोइक एसिड इज प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसी तरह से आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट विजिबल हो मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप भी कमेंट कीजिए। एटलीस्ट यू हैव पुट इन एफर्ट्स, और ये दिखाता है कि आपने वो वीडियो लास्ट तक देखी है, एंड तक देखी है, बड़े ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए, क्योंकि आपको पता है कि मैंने उस वीडियो में कितने क्वेश्चन पूछे हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, उनके आंसर आपने दिए। एंड yes, you are on a right track, so keep it up and all the best for this examination. बिफोर मूविंग टुवर्ड्स मेन वीडियो डिस्कशन, मैं आपको बता दूं आरआरबी तेजस की एक फ्री सीरीज चल रही है जीडीसी ऐप पे, जिसमें आपको क्या करना है, एवरी संडे एक ऑनलाइन मॉडल पेपर टेस्ट होता है 100 क्वेश्चन का, और यही टेस्ट का फ्री डिस्कशन होता है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जीडीसी के यूट्यूब चैनल पे। अभिषेक सर खुद ही इस डिस्कशन को करवाते हैं एवरी संडे। ये होगा, आपको जस्ट क्या करना है, ऑनलाइन टेस्ट देना है, 100 एमसीक्यू के टेस्ट हो गए, 70 फार्मा 30 नॉन फार्मा पार्ट होगा। एंड आपका ये टेस्ट होने के बाद आपको क्या करना है, लाइव डिस्कशन होगा। लाइव डिस्कशन कितने बजे होगा, 2 PM को एवरी संडे आफ्टर दैट टेस्ट वो डिस्कशन होगा। आपको जस्ट ये काम करना है, इससे आपकी प्रिपरेशन एनहांस होगी, और ये बिल्कुल ही फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। इसके अलावा जीटीसी क्लासेस ऐप के इसी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे फ्री आरआरबी तेजस के मॉडल पेपर्स एंड सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज चीजें आने वाली, एमसीक्यूज आने वाले, तो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे देखते रहिए कि क्या क्या चीजें आपके प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए और आपको उस मेरिट लिस्ट के पीडीएफ में आपका नाम दिलवाने के लिए हेल्प कर सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसी तरह से ये प्लेलिस्ट आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं। हम जो थे लास्ट में 50 क्वेश्चन देख चुके थे, आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। 51 से लास्ट 100 क्वेश्चन तक हम देखेंगे, ठीक है। So the very first question, question number 51, it says that the reduction in chemical reaction is the loss of hydrogen, gain of oxygen, gain of nitrogen या gain of hydrogen। and हमको पता है reduction में क्या होता है, there is gain of hydrogen। जब हाइड्रोजन का गेन होता है तो उसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, जब ऑक्सीजन का गेन होता है तब हम उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज gain of hydrogen is the correct answer, and there is a loss of oxygen or gain of hydrogen. Both of them indicates the reduction reaction. Then is question number 52. It says that isomerism caused by different arrangement of atoms or group in space is called as tautomerism, structural isomerism, metamerism या stereoisomerism. So yes, the correct answer for this is stereoisomerism. आपको अब जाके क्या एक काम करना है, टॉटोमेरिज्म का डेफिनेशन, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म क्या होता है, ये तीनों चीजें आपको देखनी है और इसको मुझे कमेंट करके बताना है कि इन तीनों चीजों में क्या डिफरेंस है। एंड अगर इसके कोई एग्जांपल आप दे सको तो ये चीजें आपको जरूर से मुझे बतानी है कि टॉटोमेरिज्म का क्या मतलब है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है, मेटामेरिज्म का क्या मतलब है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो हमको पता है कि हम लोग एक एटम को अरेंज करते हैं, मतलब एटॉमिक को अरेंज करना है स्पेस में, जैसे कि आर आइसोमर्स होते हैं, एस आइसोमर्स होते हैं, इस टाइप के आइसोमर्स होते हैं। एंड डिफरेंट, आप ये मुझे बताइए कि सिस एंड ट्रांसफॉर्म होता है, वो क्या होता है, ये भी आप बता सकते हैं। पर बेसिकली आपसे मैं इसी वीडियो में यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि टॉटोमेरिज्म क्या है, आप मुझे बताइए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, एंड मेटामेरिज्म, इन तीनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंस, अगर आप ये बता पाए। एंड इसकी डेफिनेशन विद सम एग्जांपल अगर आप बता पाए तो प्लीज डू कमेंट, और या फिर आप कमेंट नहीं कर पाए तो जाके इसका एक्सप्लेनेशन जरूर से देख लीजिएगा। सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही होता है जो हम अरेंज करते हैं मॉलिक्यूल्स को बेस्ड ऑन मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट इन स्पेस हम करते हैं अराउंड द chiral carbon atom and chiral atom, and thus we can get this stereoisomerism. Question number 53. It says that a tax collected at every stage of value addition either by production or distribution is known as indirect tax, progressive tax, value added tax या direct tax. So the correct answer for this is value added tax. ये every stage पे value tax को collect किया जाता है, and either at the production stage या distribution stage, जो भी stage हो इस tax को collect किया जाता है, जिसको कहते हैं value added tax.
उसको हम वैट कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। डायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल होता है इनकम टैक्स, जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, आपके इनकम पे डायरेक्टली अप्लाई होने वाला जो टैक्स होता है वो इनकम टैक्स होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल जो है जीएसटी, हमारा जो जीएसटी अप्लाई होता है इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। मतलब जितने जितने आपके, सपोज आप कभी शॉपिंग के लिए गए हो एंड आपको पता है जितने जितने आपके आइटम्स बढ़ेंगे उतना उतना वो जीएसटी का रेट स्लैब बढ़ते रहता है। कभी 18% का जीएसटी लग जाएगा, मतलब बेस्ड ऑन दैट आपके रेट स्लैब्स बढ़ते रहते हैं। सो ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, जैसे जैसे प्रोग्रेस होते रहेगा उस तरह से वो टैक्स रेट बढ़ते रहता है, ठीक है। सो डिफरेंट जीएसटी स्लैब्स है, ये बहुत डिटेल हो जाएगा इकोनॉमी सेक्शन में, आपको उतना याद नहीं रखना। बट प्रोग्रेसिव टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जाम्पल है जीएसटी, और जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ठीक है। अगर कभी पूछा जाए कोई क्वेश्चन पेपर में कि गिव द एग्जांपल और फाइंड आउट द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स और उसमें जीएसटी अगर ऑप्शन हो तो जीएसटी वुड बी द करेक्ट आंसर। देन आता है क्वेश्चन नंबर 54, इट सेज दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसॉल्व्ड मटेरियल इन डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज में से कौन सा एक डिसॉल्व मटेरियल नहीं है? आपके लिए ऑप्शन है फॉस्फेट्स, सिल्ट, नाइट्रेट्स एंड अमोनिया। एंड वी नो दैट सिल्ट जो होता है वो काइंड ऑफ अनडिसॉल्व्ड मटेरियल होता है, लाइक सॉइल पार्टिकल्स हो गए या एनीथिंग विच कैनॉट बी डिसॉल्व, उसको सिल्ट कहा जाता है। एंड फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स अमोनिया ये तो केमिकल फॉर्म है, ये ऑब्वियसली डिसॉल्व फॉर्म में ही मिलते हैं। सो डोमेस्टिक सीवेज में silt is something which is not dissolved, ठीक है। Then is question number 55, it says that indicate the chemical constituent of vitamin D। vitamin D का कौन सा chemical constituent है? Options is tocopherol, biotin, calciferol या ascorbic acid। The correct answer is ascorbic acid, sorry calciferol। calciferol को हम vitamin sorry विटामिन डी कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड हो गया हमारा विटामिन सी, टोकोफेरॉल हो गया हमारा विटामिन ई, एंड बायोटिन हो गया हमारा विटामिन एच, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी vitamins। देन आता है हमारा अगेन केमिस्ट्री पोर्शन से क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। सो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स में पढ़ा होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। सो उसी तरह से आपको इनमें से पूछा गया है कि ये जो ऑप्शन है जैसे कि NH2, OCH3, NHR एंड OH, इनमें से कौन सा नॉट है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा डायरेक्टर, ठीक है। इसमें से ये चारों भी जो है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है, लेकिन इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग तो है लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं है एज कम्पेयर टू दी अदर ऑप्शन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज OCH3, बिकॉज ऑफ इसका जो है ये CH3 की वजह से थोड़ा हिंडरेंस आता है ड्यूरिंग द रेजोनेटिंग फॉर्म, स्ट्रक्चर बनाते हैं, लोन पेयर का शिफ्ट होता है, उस हिसाब से ये जो CH3 है वो थोड़ा हिंडरेंस कॉज करता है जब हम। एंड अमाइन इज ऑलवेज द फर्स्ट वन, अमाइन जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। अमाइन जो एन नाइट्रोजन रिलेटेड टर्म्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। एंड व्हेन वी कंपेयर OCH3 विद OH, तो OCH3 जो है वो काइंड ऑफ वीक एज कंपेयर टू OH, बिकॉज ऑफ अगेन विच आई सेड दैट CH3 थोड़ा सा हिंडरेंस कॉज करता है उस फैक्टर में डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट इज नॉट अ स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। एंड हम जब आंसर ढूंढते हैं तो हमको आंसर को बेस्ड ऑन दैट स्टेटमेंट टर्म्स नहीं ढूंढना, हमको ऑप्शन में से ढूंढना पड़ेगा। इसके अलावा अगर OCH3 के अलावा और भी कोई अगर इससे कम एक्टिवेटिंग या मेटा डायरेक्टिंग वाला एक ऑप्शन होता तो वो आंसर आ जाता, ठीक है। आपको ये ढूंढना है ऑप्शन के टर्म्स में, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो एक्टिव लाइक लेस या वीक एक्टिवेटिंग है, ठीक है। सो आपको ऑप्शन के बेसिस पे आंसर ढूंढना है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 57, इट सेज दैट इमिटिन एंड अल्कोलॉइड ऑफ इपाकाक्विना एक्ट एज, ठीक है। एमिटिन जो अल्कोलॉइड है इपाकाक्विना में प्रेजेंट होता है वो किस तरह से क्या उसका बेसिक एक्टिविटी है? ऑप्शन इज एंटी मलेरियल, एंटी डायरियल, अमीबिसाइड एंड एंटीसेप्टिक। सो हमको पता है ये यूज किया जाता है प्रोटोजोअल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, एंटी अमीबिसाइड के इस चीज में एक्ट किया जाता है, ठीक है। Then आता है क्वेश्चन नंबर 58, it says that which of the following drug is used to demonstrate the topical action on eye। टॉपिकल एक्शन आई पे दिखाने के लिए कौन सा ड्रग यूज किया जाता है? आपके लिए ऑप्शन है कीटोटिफेन, रोलमेटिन, निफेडिपिन एंड लिग्नोकेन। द करेक्ट आंसर इज लिग्नोकेन और लीडोकेन, ठीक है। दिस इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट ए टॉपिकल एक्शन ऑन आई, ताकि आई के जो भी एरिया में सुन्न करने के लिए हम लोग ये एनेस्थेटिक यूज करते हैं, एंड बाकी के सब इज नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिकल एक्शन ऑन आई। Then is question number 59. It says that identify the salt used for polishing the capsule। कैप्सूल पॉलिशिंग करने के लिए कौन सा सॉल्ट यूज किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्टार्च, अमोनियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। सो करेक्ट आंसर है सोडियम क्लोराइड। हम लोग सोडियम क्लोराइड को यूज करते हैं फॉर पॉलिशिंग द कैप्सूल। देन क्वेश्चन नंबर 1660,
इट सेज दैट विच डाई विल गिव येलो कलर, कौन सी डाई है जो येलो कलर दिखाती है? ऑप्शन इज टार्ट्राजीन, इंडोकार्मीन, अमारैंथ एंड एरिथ्रोसिन। द करेक्ट आंसर इज टार्ट्राजीन, जो हम प्रैक्टिकल में भी बहुत बार यूज कर चुके हैं टार्ट्राजीन डाई को। इंडोकार्मीन क्या होता है? इंडोकार्मीन जो है वो ब्लू कलर देता है, ब्लूइश काइंड ऑफ कलर देगा। एमरैंथ जो है वो मरून टाइप ऑफ कलर, आई थिंक मजेंटा का काइंड ऑफ कलर देता है, या रेडिश ब्राउन काइंड ऑफ कलर देगा, रेडिश ब्राउन या कोई मजेंटा काइंड ऑफ कलर देगा। एंड इरिथ्रोसिन हमारा रेड कलर देगा। ठीक है, इरिथ्रोसिन से हम लोग इरिथ्रोसाइट को याद रख सकते हैं, इरिथ्रोसाइट रेड कलर होता है, तो बेसिकली हम उस चीज को रिलेट कर सकते हैं। देन आता है क्वेश्चन नंबर 61। इट सेज दैट व्हाट डज नेगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा सिग्निफाई फॉर सब्स्टिट्यूएंट। अगर नेगेटिव वैल्यू है सिग्मा की तो वो क्या सिग्निफाई करता है? नेगेटिव वैल्यू सिग्निफाई करता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर पॉजिटिव वैल्यू हुआ तो, सिग्मा पॉजिटिव हुआ तो इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर सिग्मा नेगेटिव है तो वो सब्स्टिट्यूएंट होगा पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। ठीक है, आपके लिए यही ऑप्शन थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, न्यूट्रल एंड हाइड्रोफोबिक। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज option A, that is it indicate that it is an electron donating group. Then आता है question number 62. It says the shift in the lambda max towards longer wavelength in UV visible spectroscopy is hypsochromic shift, hypochromic shift, bathochromic shift या hyperchromic shift. So let me show you this. अगर ये शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स, क्या बोला है? लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लॉन्गर लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। सो हम इसको क्या कहते हैं? तो जब ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है तो इसको बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है, जिसको हम लोग रेड शिफ्ट भी कहते हैं। और जब ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है तो इसको कहा जाता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको हम लोग ब्लू शिफ्ट कहते हैं। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट मतलब इसका जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होना, उसको हम कहते हैं हाइपो। जब इसका इंटेंसिटी ये पीक इंक्रीज होता है तो उसको कहते हैं हाइपर। ठीक है, सो अगर इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ अगर वो शिफ्ट हो रहा है लैम्डा, दैट इज wavelength towards longer wavelength, that particular peak is shifting towards longer wavelength, then it is called as bathochromic shift, and which is also known as red shift. आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, what is red shift? Red shift is bathochromic shift और hypsochromic shift। तो आपको प्रॉपरली डिटरमाइन करना है कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट जो होता है वो रेड शिफ्ट होता है। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 63। इट सेज दैट अकॉर्डिंग टू व्हिच थ्योरी मोनोवैलेंट सोप गिव्स water in oil in water emulsion, oil in water in oil emulsion, oil in water emulsion and water in oil emulsion। मोनोवैलेंट सोप जैसे कि सोडियम के सोप हो गए, पोटेशियम के सोप हो गए, ये होते हैं मोनोवैलेंट सोप। सोडियम के सोप हो गए, पोटेशियम सोप्स, so दिस आर ऑल मोनोवैलेंट सोप। मोनोवैलेंट सोप जो है वो हमेशा ऑयल इन वाटर इमल्शन टाइप दिखाते हैं, मेरे जो डाइवैलेंट सोप होते हैं, डाइवैलेंट सोप जैसे कि कैल्शियम के कोई सोप हो गए, सो ये वाले जो डाइवैलेंट सोप होते हैं वो वाटर इन ऑयल इमल्शन दिखाते हैं। ठीक है, ये डाइवैलेंट सोप दिखाते हैं। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि डाइवैलेंट सोप जो है वो कौन सा इमल्शन दिखाते हैं, सो वाटर इन ऑयल इमल्शन दिखाते हैं, वेयर एज मोनोवैलेंट सोप जो है वो ऑयल इन वाटर इमल्शन दिखाते हैं। देन आता है क्वेश्चन नंबर 64। इट सेज दैट थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर। लिमिट टेस्ट बहुत बार पूछा जाता है, सो एज सच ये इसका क्वेश्चन आना इज वाज एक्सेप्टेबल, एक्सपेक्टेबल। देन उसके बाद आपके लिए पूछा है ऑप्शन आयरन, क्लोराइड, लेड और सल्फेट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज आयरन। थायोग्लाइकोलिक एसिड जो है वो उसमें यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। थायोग्लाइकोलिक एसिड हम लोग आयरन के लिमिट टेस्ट में यूज किया जाता है, बाकी के लिमिट टेस्ट आप करके रखिए। देन आता है क्वेश्चन नंबर 65। इट सेज दैट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन अ स्कूल इज 3060 स्टूडेंट्स is 33 is to 35। How many more girls should be admitted to make this ratio 1:1? ठीक है, सो आपको क्या बोला गया, ये हमारे कॉन्स टॉपिक से क्वेश्चन है एंड स्पेसिफिकली रेशियो टॉपिक से क्वेश्चन है। रेशियो आपको बोला है टोटल नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, देयर आर टोटल स्टूडेंट्स इन द स्कूल गर्ल्स एंड बॉयज इंक्लूडेड इज 3060। ठीक है, 3060 स्टूडेंट्स है टोटल, जिसमें से गर्ल इज टू बॉयज का जो रेशियो है वो है 33:35। हमको रेशियो दिया गया, हमको एक्चुअल नंबर ऑफ गर्ल्स एक्चुअल नंबर ऑफ बॉयज ये नहीं दिया गया। ठीक है, हमको रेशियो दिया गया है एंड आपको यहाँ पे बोला है कि इन दोनों का जो रेशियो है वो हमको 1:1 करना है, यानी कि जितने गर्ल्स है उतना बॉयज होना चाहिए, तब जाके वो रेशियो 1:1 होगा।
सो अभी हमको पता है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 3060, एंड इनका जो रेशो पार्ट बनता है वो बनता है 33:35। तो जब हम 33 और 35 पार्ट को मिलाते हैं तो कितना हो जाता है, इट बिकम्स 68 पार्ट्स। तो देर आर टोटल 68 पार्ट्स, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज को अगर हम लोग टोटल मिला दे तो 68 पार्ट्स बनते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 3060 स्टूडेंट्स जो है वो कितने इक्विवेलेंट है, दे आर इक्विवेलेंट टू 68 पार्ट्स, बिकॉज 68 पार्ट्स कैसे बने हैं, जो भी स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो है जब वो उनको मिलाते हैं तब 68 पार्ट बनता है, तो मतलब वो टोटल रेशियो हो गया, 100% रेशियो हो गया। सो जो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 3060, ये 3060 स्टूडेंट्स भी हो गए 100% स्टूडेंट। सो यही 100% स्टूडेंट को जब हम इस रेशियो में मिलाते हैं तो हम ये इक्विवेलेंसी बना सकते हैं कि 3060 स्टूडेंट जो है वो 68 पार्ट्स के लिए इक्विवेलेंट है। तो अब हम यहाँ से गर्ल्स एंड बॉयज के लिए स्पेसिफिकली रेशियो निकालेंगे। सो गर्ल्स के लिए, गर्ल्स आर 33 पार्ट में से अगर 68 पार्ट में से 33 पार्ट को लेंगे इनटू हमारा टोटल कितना है 3060, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 1485। देर आर टोटल 1485 गर्ल्स। देन उसी तरह से आपको बॉयज ढूंढना है। सो 35 डिवाइड बाई 60, क्योंकि 35 रिप्रेजेंट द बॉयज का रेशियो, बॉयज का रेशियो फ्रॉम द टोटल रेशियो इज 35, तो 35 डिवाइड बाई 68 इंटू टोटल स्टूडेंट इज 3060। तो इसका जो आएगा वो आंसर आएगा 1575, ठीक है। देन इन दोनों में डिफरेंस कितना है, जब हम 1575 को माइनस करेंगे 1485 से, सो वी विल गेट 90 एज अ डिफरेंस, यानी कि जब 90 गर्ल्स को मोर ऐड किया जाए, मोर 90 गर्ल्स को ऐड किया जाए तो दोनों का रेशियो जो है वो 1:1 हो जाएगा, क्योंकि 1575 बॉयज भी हो जाएंगे, 1575 गर्ल्स भी हो जाएगी, तो दोनों का रेशियो जो होगा वो 1:1 हो जाएगा। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 90। तो मैं एक बार वापस बता देती हूँ, ये सेम क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में भी देखा था, वही टाइप का क्वेश्चन इस शिफ्ट 2 के इसमें देख, पार्ट 1 नहीं, आरआरबी फार्मासिस्ट के शिफ्ट 1 में देखा था, ठीक है। सो टोटल स्टूडेंट जो है 3060 है जो हमको दिया गया है, एंड हमको उनके पार्ट्स पता है, रेशियोज पता है। तो ये जब दोनों रेशियो मिलाते हैं तब हमको एक टोटल रेशियो मिलता है, दैट इज 68 टोटल पार्ट्स है, ठीक है। तो ये 3060 स्टूडेंट्स मतलब 68 पार्ट बनते हैं, जिसमें से आपको गर्ल्स का पार्ट पता है, बॉयज का पार्ट पता है। तो हम लोग ये वाले पार्ट को ओवरऑल पार्ट में से जब डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं टोटल स्टूडेंट्स है, तो हमको वो स्टूडेंट का वैल्यू मिलता है कि टोटल कितना स्टूडेंट्स है। तो गर्ल्स में हमको उसी तरह से वैल्यू मिला, वो मिला 1485 टोटल गर्ल्स है, एंड बॉयज में हमको मिला कि देर आर टोटल 1575 टोटल बॉयज है, ठीक है। तो हम जब हम दोनों इन दोनों में से डिफरेंस निकालते हैं तो हमको 90 एज अ डिफरेंस मिलता है, यानी कि 90 गर्ल्स की कमी है टू मेक दिस रेशियो 1:1, क्योंकि अगर 90 गर्ल्स और ऐड हो जाए 1485 में तो वो टोटल हो जाएगा 1575 का टोटल हो जाएगा, जो कि सिमिलर टू दैट ऑफ बॉयज है, सेम है दैट ऑफ बॉयज। और जब सेम होता है तो विल कैंसल इट आउट एज 1:1, तो उसी तरह से वो रेशियो बन जाएगा 1:1। इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको बेसिक थोड़ा सा नॉलेज इस्तेमाल, बेसिक मैथ्स का नॉलेज यहाँ पे रिक्वायर्ड था। देन आता है क्वेश्चन नंबर 66। इट सेज दैट व्हाट वुड बी द पीरियड ऑफ कंप्लीटिंग प्रायोरिटी रिव्यू इन एनडीए, न्यू ड्रग एप्लीकेशन में जो प्रायोरिटी रिव्यू होता है उसके लिए कितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है। ऑप्शन इज 6 मंथ, 9 मंथ, 3 मंथ या 12 मंथ। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए, 6 मंथ रिक्वायर्ड रहता है जब प्रायोरिटी रिव्यू करना होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन का, न्यू केमिकल एंटिटी का। सो इन सब चीजों के लिए जो प्रायोरिटी रिव्यू जो होता है वो 6 मंथ में किया जाता है, फ्रॉम 60 डेज ऑफ फाइलिंग, 60 डेज ऑफ फाइलिंग डेट से, 60 डेज ऑफ फाइलिंग डेट से लेके 6 मंथ का रिव्यू पीरियड होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देन आता है क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पे आपका कोग्नोसी का क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पूछा गया है डायोसिन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव, डायोसिन के हाइड्रोलिसिस से हमको क्या मिलता है। ऑप्शन इज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड जाइलोज, जाइलोज एंड रैमनोज एंड ग्लूकोज एंड रैमनोज। एंड यस, डायोसिन के हाइड्रोलिसिस से हमको ग्लूकोज और रैमनोज ये दो मॉलिक्यूल मिलते हैं। इसी तरह से आपको कोग्नोसी में थेरापेटिक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं वो ध्यान में रखना है। देन अगर कोई हाइड्रोलिसिस जैसे डायसिन का पूछा गया, इस तरह से डिफरेंट हाइड्रोलिसिस पूछा जा सकता है, वो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट याद रखने हैं, केमिकल टेस्ट याद रखने हैं। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन हो तो वो याद रखिए। ये सब पे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स हो गए हमारे, तो ये इस सारी चीजों पे क्वेश्चन पूछने के हायर चांसेस होते हैं। देन आता है क्वेश्चन नंबर 68, अगेन जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन है। द अगस्ता मास्टर्स ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम और स्पोर्ट, ये पर्टिकुलर ट्रॉफी किस गेम या किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। ऑप्शन इज बेसबॉल, गोल्फ, क्रिकेट एंड फुटबॉल। एंड यस, इसका करेक्ट आंसर है गोल्फ, गोल्फ से रिलेटेड है। अगस्ता मास्टर्स
ट्रॉफी जो है वो गोल्फ के लिए दी जाती है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 जो है वो कहता है हु इज कॉल्ड एज इंडियन साइंटिस्ट। जैसे कि मैंने आपको शिफ्ट 1 के पार्ट 2 में एक क्वेश्चन पूछा था, हु इज नोन एज मैन ऑफ, लाल बहादुर शास्त्री जी को क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज, उनको कहा जाता है मैन ऑफ पीस। आपने आप में से कई सारे लोगों ने उसका करेक्ट आंसर दिया था। उसी तरह से ये क्वेश्चन डिटरमाइन है। इन्होंने कहा है हु इज कॉल्ड द इंडियन साइंटिस्ट। इंडियन साइंटिस्ट किसको कहा जाता है? ऑप्शन इज चंगेज खान, नागार्जुना, अमीर खुसरो या सुभाष चंद्र बोस। सो करेक्ट आंसर इज नागार्जुना। नागार्जुना जो थे एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे, बुद्धिस्ट एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे ये। एंड नागार्जुना ने शून्यवाद का थ्योरी दिया था, जो कि आइंस्टाइन के जो रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी का जो कंसेप्ट है उसे रिलेट करता था। इसके लिए हम लोग नागार्जुना को हम क्या कहते हैं? इंडियन साइंटिस्ट भी कहा जाता है। मैंने आपको ये अमीर खुसरो जो थे वो पोएट थे। इस तरह से मैंने आपको एक चीज पूछी थी, हु इज नोन एज इंडियन नेपोलियन। ये बता दिया था मैंने, बट मैं आपको वापस पूछ रही हूँ, हु इज नोन एज इंडियन नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया या इंडियन नेपोलियन। ठीक है, इसका मुझे आंसर आप कमेंट करके बताइए, हु इज नोन एज इंडियन नेपोलियन। मैंने शायद आरआरबी के वीडियो में ही शायद बता दिया इसका आंसर। सो आप प्लीज, भले ही बताया हो ना हो, लेकिन आप मुझे इसका आंसर दीजिए, इंडियन नेपोलियन किसको कहा जाता है? हु इज नोन एज इंडियन नेपोलियन। देन आता है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 सेज दैट हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन वैक्सीन। पेनिसिलिन वैक्सीन किसने डिस्कवर की है? वैक्सीन ये टॉपिक इस बार के आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आफ्टर 2019 2024 में ये वैकेंसी आई है। 2014 में एक वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2019 में वैकेंसी आई है। देन मतलब टोटल 5 ईयर के डिफरेंस के बाद ही ये वैकेंसीज आ रही है, जिस तरह से ट्रेंड अब तक ऑब्जर्व हुआ है। तो 2024 में हमने कोविड-19 जैसे बड़े पेंडेमिक से लड़ाई की है, तो उस हिसाब से वैक्सीन का क्वेश्चन में आना जाहिर सी बात हो जाएगी, इसलिए वैक्सीन को आप टोटली प्रिपेयर रखना। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा गया है कि पेनिसिलिन वैक्सीन जो है वो किसने डिस्कवर की है? आपके लिए ऑप्शन है वैटसन एंड क्रिक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कॉर्च एंड एडवर्ड जेनर। तो द करेक्ट आंसर इज यस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये पेनिसिलिन वैक्सीन को डिस्कवर किया है। वैटसन एंड क्रिक तो हमें पता है डीएनए मॉडल के लिए वेरी फेमस इंडिविजुअल्स है। आपको मुझे बताना है ये दोनों किस लिए फेमस है, ये दोनों पर्सनालिटीज फेमस किस लिए है? दे आर फेमस फॉर व्हाट दे हैव डिस्कवर्ड। ऐसा क्या खासियत है रॉबर्ट कोच और एडवर्ड जेनर में जिसके लिए वो जाने जाते हैं? ये आप मुझे अभी कमेंट करके बताइए। मैं कमेंट करने के लिए इसलिए कह रही हूँ अगेन, मैंने गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था रिसेंटली, उसके पहले जब आरआरबी का पेपर डिस्कस हुआ था तब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, एंड वही क्वेश्चन से रिलेटेड गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर के इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो तब आप कुछ चीजें जाके सर्च करोगे, तो ऊपर और नीचे की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चली जाती है, एंड वही चीजें कहीं ना कहीं आपके ऑप्शन एलिमिनेशन में काम आती है। कहीं ना कहीं आपको वो पर्टिकुलर करेक्ट एक्यूरेट आंसर तक पहुंचाने में मदद करती है। तो जब भी कमेंट करने बोलूँ, चाहिए एक बार सर्च कीजिए, जस्ट सर्च कीजिए, ढूंढिए। भले ही आप कमेंट करें ना करें, लेकिन एक बार उसको सर्च तो कीजिए। इतना तो आप एफर्ट्स डाल ही सकते हैं। अगर आपको उस आरआरबी के मेरिट लिस्ट में खुद का नाम चाहिए, खुद उस मेरिट पीडीएफ में आपको खुद का नाम अगर देखना है, तो आपको थोड़ा तो एफर्ट्स डालना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता। आपको जनरली कितने एक्टिव हो आप इस चीज में, आपको ये भी डिटरमाइन, आपकी कैपेसिटी को, इंटेंसिटी को, आपकी जो जील है इस पर्टिकुलर एग्जाम पोस्ट को पाने के लिए, वो डिटरमाइन करता है। तो जाके एटलीस्ट सर्च कीजिए। सर्च आप खुद से खुद को डिटरमाइन करेंगे कि जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, तब जाके खुद तुरंत वो चीज को जाके देखते हैं कि नहीं। आप अगर तुरंत जाके देखते हैं तो यस, यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर एग्जामिनेशन। आप अगर उसको छोड़ के वही बाद में आपको कभी याद आ गया तब देख लिया, देन यू कैन इटसेल्फ जज योर परफॉर्मेंस कि आप किस तरह से और कितने सीरियस है इस एग्जाम को लेके। ठीक है, सो इट्स अपॉन यू। आपको ढूंढना है तो ढूंढ सकते हैं, वरना इट्स ऑल अप टू यू। सो लेट्स स्टार्ट। मैं तो डिस्कस करके चली जाऊंगी, एट द एंड आपका रिजल्ट आपके हाथ में, एंड उसको सक्सेस बनाना हमारा काम है, जो कि हम कर रहे हैं। आप भी आपका काम कीजिए कमेंट करके। ठीक है, सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 71। इट सेज दैट लायोफिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? वैक्यूम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, फ्रीज ड्रायर एंड फ्लूइडाइज बेड ड्रायर। सो करेक्ट आंसर इज फ्रीज ड्रायर। लायोफिलाइजेशन को हम लोग फ्रीज ड्राइंग भी बोला जाता है, एंड दस इज द करेक्ट आंसर।
देन आता है एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली एट द मिनिमम। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको हम आर एच की तरह डिनोट करते हैं, ये मिनिमम कब होती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर कंटेंट, इसको ह्यूमिडिटी को जब हम वर्ड ऐसा सुनते हैं ह्यूमिडिटी वर्ड, तो हमको मॉइस्चर इससे रिलेट हो जाता है। सो आपके लिए ऑप्शन अबाउट मिडनाइट, जस्ट बिफोर सनराइज, when the air temperature is lowest, या when the air temperature is highest. Again you can see opposite option. Opposite option has the probability of getting one of them correct as the highest, ठीक है। सो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है जब दो ऑपोजिट ऑप्शन होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, जब टेम्परेचर हाइयर होता है। हायर टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट लोअर होता है, लोअर होता है। और जब मॉइस्चर कंटेंट लोअर होगा तो हम ये यही कहते हैं ना कि ह्यूमिडिटी जो है वो लोअर है। एंड आपको यही पूछा गया है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो नॉर्मली मिनिमम पे कब होती है, तो ये होती है जब एयर टेम्परेचर हाईएस्ट होता है। एयर टेम्परेचर हाईएस्ट होने की वजह से क्या होता है, हाइयर एयर टेम्परेचर होने की वजह एयर जो होती है वो एक्सपैंड होती है, और एयर एक्सपैंड होने की वजह से जो है वो उसकी जो वाटर मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी जो है वो लेस रहती है। ह्यूमिडिटी जब and where the air temperature is lowest वहाँ पे RH would be the highest। टेम्परेचर लो मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा यानी कि ह्यूमिडिटी कम। इस तरह से ये इनवर्स रिलेशन बिठाना है आपको। देन आता क्वेश्चन नंबर 73। इट सेज दैट स्टरलाइजेशन, यहाँ पे ये स्पेलिंग ही गलत है। स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव इज एन एग्जाम्पल फॉर रेडिएशन स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, गैसियस स्टरलाइजेशन या ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। हमको पता है इट इज कॉल्ड एज मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ऑटोक्लेव से हम जो भी कहते हैं उसको मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन कहते हैं। देन आपको इसकी जो टेम्परेचर कंडीशन है, जैसे कि हम लोग ऑटोक्लेव के लिए नॉर्मली 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स को याद रखते हैं। इसके अलावा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कितने मिनट है वो एक बार देख लीजिए। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के बारे में मैं ऑलरेडी पार्ट शिफ्ट 1 के वीडियोस में पूछ चुकी हूँ, उसमें भी आपने मुझे आंसर दे दिया है कि डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन होते हैं। 180 डिग्री सेल्सियस पे कितना मिनट, 170 पे कितना, 160 पे कितना। तो ये जो टेम्परेचर कंडीशन है वो याद रखिए। इसके अलावा अगर आपको कोई मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, यस एंड गैसियस स्टरलाइजेशन होता है, रेडिएशन मतलब स्टरलाइजेशन एज सच ये टॉपिक टोटली कवर करके रखिए। स्टरलाइजेशन ये रिसेंटली गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर की, गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर की एग्जाम है जो हुई थी उसमें पूछा गया है। मैंने वो सारा डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। 6 पार्ट्स में डिस्कस हुए थे, टोटल 300 क्वेश्चन थे। उसमें भी जनरल अवेयरनेस के बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आप देख सकते हैं। स्टरलाइजेशन उसमें भी पूछा गया था, तो स्टरलाइजेशन को टोटली तैयार करके रखिए। Then आता है question number 74. It says that the basis for the relationship between voltage generated by electrochemical cell and the relevant concentration at each electrode is explained by. Option is Faraday's law, nitrogen law, Gibbs equation and Nernst equation. इसका जो correct answer है yes, it is called as Nernst equation, जो रिलेशनशिप बताता है वोल्टेज जो जनरेट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से और जो कॉन्सेंट्रेशन एट इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड पे जो कॉन्सेंट्रेशन है एक पर्टिकुलर सोल्यूशन का और जिससे जो वोल्टेज जनरेट होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वो सारा रिलेशन हमारा नर्निस्ट इक्वेशन हमको बताता है। फेराडेस लॉ जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस के कंसेप्ट से रिलेटेड करता है। इलेक्ट्रोलाइसिस फेराडेस फर्स्ट लॉ, फेराडेस सेकंड लॉ, ऐसा कुछ लॉज है वो करके रखिए। सो इलेक्ट्रोलाइसिस से कंसेप्ट से रिलेट करता है फेराडेस लॉ। नाइट्रोजन रूल क्या कहता है, नॉमिनल मास, नॉमिनल मास ऑड, अगर नॉमिनल मास जो है वो ऑड है तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन जो होगा वो भी ऑड है, ठीक है। ये हमारा नाइट्रोजन रूल कहता है कि नॉमिनल मास अगर ऑड है तो जो नंबर ऑफ नाइट्रोजन होंगे वो भी ऑड रहेंगे। देन गिब्स इक्वेशन जो है वो किससे रिलेट करता है, ये एनर्जी कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है हमारा गिब्स इक्वेशन, एनर्जी, एनर्जी से रिलेट करता है गिब्स इक्वेशन, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 74। देन आता है क्वेश्चन नंबर 75। इट सेज दैट विच बुक यूज्ड 2 लेटर कोडिंग सिस्टम, कौन सी ऐसी बुक है जो 2 लेटर कोडिंग सिस्टम यूज करती है। ऑप्शन इज ऑरेंज बुक, रेड बुक, ब्लू बुक या ग्रीन बुक। सो द करेक्ट आंसर इज यस, ऑरेंज बुक कहा जाता है 2 लेटर कोडिंग सिस्टम जिसमें हम ये पर्टिकुलरली रेगुलेटरी अफेयर से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। रेगुलेटरी अफेयर सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन है जिसमें ए एंड बी कोडिंग होती है। ए जो कोडिंग होती है वो थेरापेटिकली इक्विवेलेंट सब्सटेंस, ड्रग सब्सटेंस या सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताती है। और जिस बी, बी ऐसा कैटेगरी होता है जिसमें जो है थेरापेटिक इक्विवेलेंसी वो डिटरमाइन नहीं होती, ठीक है। इसके लिए वो बी कैटेगरी में डालते हैं। देन ए में भी और सब टाइप होते हैं जैसे कि ए होता है, ए ओ होता है, ए पी होता है, बेस्ड ऑन पेरेंटल फॉर्म, ओरल फॉर्म, इस तरह से वो डिफर करता है।
तो ये जो 2 टाइप का कोडिंग सिस्टम होता है ये ऑरेंज बुक में दिया गया है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 76। इट सेज दैट हाउ मेनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमंग्स देमसेल्फ फॉर अ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली स्टेट फार्मेसी काउंसिल बोला है, नॉट पीसीआई। पीसीआई सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल होता है, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, आई होप आपको पता है। सो पीसीआई जो होता है वो हमारा सेंट्रल काउंसिल हो गया। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है वो स्टेट काउंसिल स्पेसिफिक पूछा गया है, जिसमें से आपको कॉम्पोजिशन पूछा गया है कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है वो कितने होते हैं। ऑप्शन इज 6, 5, 4, 3। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एंड ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस की सीरीज आपको मिल रही होगी। मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस की सीरीज सारी डिस्कस की और सारी इजीली फ्रीली अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल पे। ज्यूरिस्प्रूडेंस की मेरी सारी सीरीज आ चुकी है यानी कि 1 बाय 1 रिलीज हो रही है ज्यूरिस्प्रूडेंस की, जिसमें से पॉइजन एक्ट आ चुका है, उसके एमसीक्यू आ गए हैं और डे बाय डे आपको नए नए टॉपिक्स मिल जाएंगे। उसमें मैंने यही फार्मेसी एक्ट को डिस्कस किया, उसी फार्मेसी एक्ट में ये पर्टिकुलर स्लाइड भी मैंने वहीं पे डिस्कस की है। तो आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस का कोई भी चीज चाहिए तो वो प्लेलिस्ट आप एक बार पूरी देख लेना, क्योंकि पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस वहां पे ही आपका खत्म हो जाएगा अलॉन्ग विथ एमसीक्यू, अलॉन्ग विथ थियरी कंटेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ये उसी स्लाइड का पार्ट है जिसमें आपको यहाँ पे पूछा है स्टेट काउंसिल के कॉम्पोजिशन के बारे में। तो यहाँ पे क्लियरली बोला है 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, और आपको यही पूछा गया है कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कितने मेंबर जो है वो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो देयर आर 6 फार्मासिस्ट का एंड 1 मेंबर इलेक्टेड बाय एमसीआई, 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट दे आर नॉमिनेटेड। तो अगर नॉमिनेटेड पूछा जाता तो 5 हो जाता, ठीक है। तो काइंड ऑफ टफ एंड वेरी फैक्चुअली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती तो ही आप इसको आंसर कर पाते, क्योंकि 5 भी ऑप्शन में था हमारे पास, 5 भी ऑप्शन में था और 6 भी ऑप्शन में था। तो आपको यहाँ पे ये जो वर्ड होता है ना, इलेक्टेड पूछा है या नॉमिनेटेड पूछा है, इससे आपका जो आंसर है वो डिफर कर जाता। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है, इलेक्टेड पूछा गया है, वो भी स्टेट काउंसिल का पूछा गया है। सो देयर आर 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कंपोजिशन कहता है, और 5 जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ठीक है। एंड रिमेनिंग एक्स ऑफिशियल मेंबर्स बहुत बार पूछा जाता है, जैसे कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर हो गए, ऑफिसर इंचार्ज हो गए, गवर्नमेंट एनालिस्ट हो गए। ये सारा हम ज्यूरिस्प्रूडेंस के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। देन आता है क्वेश्चन नंबर 77। Question number 77 says that in the preparation of liposome या proliposome method, the lipids are dried down to finally divided particulate support such as। मतलब कि हम लोग जब लिपोसोम की मेथड देखते हो, लिपोसोम की जो मेथड होती है उसमें जो लिपिड्स है उनको ड्राई किया जाता है। तो जब वो ड्राइड लिपिड्स है वो कौन से फॉर्म में हमको दिखाई देते हैं, ऐसा जब हम किसी से कंपेयर करते हैं तो कैसे फॉर्म में दिखाई देते हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। आपके लिए ऑप्शन है पाउडर सोडियम सल्फेट, पाउडर सोडियम क्लोराइड, पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट या पाउडर पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पाउडर सोडियम क्लोराइड की तरह आपको दिखाई देता है। अगर आपको आंसर नहीं भी आ रहा तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। लास्ट रिसोर्ट में यूज करने की ये ट्रिक्स जो भी होती है ये काइंड ऑफ रिस्की ट्रिक्स होती है, क्योंकि इससे गलत आंसर आने के भी बहुत हायर चांसेस होते हैं। तो ट्रिक्स कभी यूज करेंगे एज अ लास्ट रिसोर्ट, जब आपको सॉल्व करना ही है, आपके लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हुए, आपको आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा, रिस्क लेना ही पड़ेगा, देन इन दैट केस आपको ये ट्रिक्स यूज करनी है। आपको दिख रहा है पाउडर्ड पाउडर पाउडर, सारे में पाउडर है, तो पाउडर्ड ये वर्ड जो हमारे आंसर में होगा ही होगा, ठीक है। ये हमको एक पहले ट्रिक पता चल गई। देन उसके बाद आप देख रहे पा रहे होगे सोडियम सोडियम सोडियम, एंड देन आता है पोटेशियम। तो पोटेशियम की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1:4, जबकि जो सोडियम के आंसर, सोडियम एज अ ये वर्ड आंसर में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3:4, ठीक है। सो इस वजह से सोडियम का जो प्रोबेबिलिटी है वो हाईएस्ट है उस पर्टिकुलर ऑप्शन में आने की, एंड पोटेशियम की लोएस्ट, सो हमने सोडियम डाल दिया। एंड देन आता है सल्फेट, क्लोराइड, कार्बोनेट एंड क्लोराइड। अगेन देख सकते हो क्लोराइड की प्रोबेबिलिटी है 2/4, वेयर सल्फेट की 1/4, कार्बोनेट की 1/4। सो क्लोराइड की भी प्रोबेबिलिटी हो गई हाईएस्ट, ठीक है। तो ये बन गया हमारा आंसर, और यही था हमारा आंसर, पाउडर सोडियम क्लोराइड। इस तरह से ऑप्शन डाले जाते हैं, बहुत रेयरली डालते हैं, लेकिन इन केस आपको लेना ही है रिस्क तो इस तरह से आप ले सकते हो, थोड़ा लॉजिकली इस्तेमाल करके। ये ट्रिक है, आप तक ही सीमित रखिए, हर किसी को बताऊंगे तो आप में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, तो आपके पास ही रखिए। जो जो ये वीडियो देख रहा है, लास्ट तक देख रहा है, आपके लिए टिप या बोनस समझिए, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 77 डन। देन आता है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 says that indicate the use of lanolin। lanolin का जो एप्लीकेशन है, यूज है, वो पूछा गया है। ऑप्शन इज कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, इमोलिएंट
and viscosity controller. So the correct answer is emollient. हम लोग lanolin को as a emollient यूज करते हैं, नॉट एज अ कलरिंग एजेंट या प्रिजर्वेटिव या विस्कोसिटी कंट्रोलर की तरह नहीं. ये हमारा सुटिक्स पोर्शन से कंपोजिशन पूछा गया है. देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79. इट सेज दैट सेल्स आर एंक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज कंपोज मेनली ऑफ डैश एंड डैश. यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे कंपोज होता है ये आपको पूछा गया है. ठीक है. ऑप्शन इज फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड इमल्सिफाइड फैट, प्रोटीन एंड इमल्सिफाइड फैट एंड लिपिड्स एंड प्रोटीन. इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी. जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ रहता है. लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का मिक्सचर होता है. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट वेरी 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 लेस क्वांटिटी में, इसलिए जो मेन कंपोजिशन जो होता है उसमें सिर्फ लिपिड्स और प्रोटीन होता है. देन आता है लास्ट के 20 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 80 सेज दैट द क्रेनियल नर्व्स अराइजेस फ्रॉम. क्रेनियल नर्व जो है एज सच उसका नाम में ही लिखा है क्रेनियल, क्रेनियम से. क्रेनियम यानी ब्रेन. सो हार्ट, ब्रेन, लंग्स एंड किडनी. वेरी इजी क्वेश्चन. ब्रेन से अराइज होती है ये क्रेनियल नर्व्स. देन आता है क्वेश्चन नंबर 81. इट सेज दैट आईयूपैक नेम फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ दिस. ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इसका आईयूपैक नेम आपको पूछा गया है. क्वाइट इजी स्ट्रक्चर. CH3 है, CH2 है, CH2 है और CH2 है. यानी कि यहाँ पे एक कार्बन की कमी है, तो यहाँ पे कोई तो आगे ग्रुप होगा, लेकिन आपको यही ग्रुप के बारे में पूछा है. तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 4 कार्बन है. 4 कार्बन को हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं. तो यहाँ पे अगर ब्यूटेन और ब्यूटाइल करके दो ऑप्शन होते तो आप कंफ्यूज हो जाते. बट ये जो आंसर इसका ब्यूटाइल किस तरह से हुआ, बिकॉज यहाँ पे 2 कार्बन है, मतलब यहाँ से कोई तो रिंग एक्स्ट्रा अटैच्ड होगी, इसलिए हम लोग इसको ब्यूटाइल बोलते हैं. क्योंकि ये एज अ एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा एज होगा किसी चीज का, इसलिए इसको ब्यूटाइल बोला जाता है. अगर ब्यूटेन, अगर आपको एग्जामिनर को ये क्वेश्चन टफ बनाना ही होता तो वो ब्यूटेन और ब्यूटाइल दोनों डालता, एंड उस ऑप्शन के बेसिस पे ये क्वेश्चन आपके लिए टफ बन जाता. एंड यहाँ पे तो इजिली दिया है ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, पेंटाइल, इथाइल. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्यूटाइल कहा जाता है इसको. ठीक है. सो आप जिस तरह से देखा होगा हमने अब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट देखे, वो बेसिकली डेफिनेशन बेस्ड होगी, मतलब आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ही है. हमने इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं देखा. जैसे कि आपको हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा, टोटोमेरिज्म के बारे में पूछा, तो जस्ट आप डेफिनेशन देखिए, एक कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में रखिए, वो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन लगा के आप डायरेक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. एनालिसिस में भी आप देखोगे प्रिंसिपल पूछा है, लिमिट टेस्ट के बारे में पूछा है. इस तरह से प्रिंसिपल, मेथड्स, उनके बेसिक एप्लीकेशन, ये सब चीजें करके रखिए. इन डिटेल कितना जाना है वो आपको सामने से ये 2 पेपर्स हमने डिस्कस किए. टोटल 200 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब करने वाले हैं आरआरबी के. आप उससे डिटरमाइन कर सकते हैं कि 2019 में अगर इस तरह का पेपर है तो 2024 में कितना ही डिफर करेगा. ठीक है, डिफर करेगा तो कितना ही करेगा, ये आप डिटरमाइन कर सकते हैं आराम से. देन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द माइड्रियाटिक एक्शन. ऑप्शन इज प्रोकेन, अट्रोपिन सल्फेट, क्लोराम्ब्यूसिल या एन फ्लोरोयूरासिल. सो ऑप्शन इज एट्रोपिन सल्फेट इज द करेक्ट ऑप्शन. हमको पता है एट्रोपिन हम लोग माइड्रियासिस के लिए यूज करते हैं. क्वाइट इजी क्वेश्चन. प्रोकेन जो है वो एनेस्थेटिक है. क्लोराम्ब्यूसिल और एन फ्लोरोयूरासिल ये एंटी कैंसर एजेंट है. सोकोलॉजी की क्लासिफिकेशन करके रहो. देन आता है, अगर ये अगेन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को टफ बनाना होता तो वो एसिटिल कोलिन को भी डाल सकते थे इन ऑप्शन, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया. ठीक है. अभी जो है 2024 में टफनेस डेफिनेटली बढ़ेगी, डेफिनेटली, बिकॉज एज लिमिट जो है 38 तक दी गई है. उसके अलावा ये किस तरह से बढ़ सकता है, क्योंकि 2024 ये डिजिटल रेवोल्यूशन हो गया. हर किसी के पास इंटरनेट है, हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास स्टडी मटेरियल, हर किसी के पास वही सोर्सेस है जो आप पढ़ रहे हैं. सो आप में और उनमें यही डिटरमाइन होगा, यही डिफरेंस रह जाएगा कि आप जो है आपकी तैयारी कितने सटीक तरीके से करते हैं, कितना एक्यूरेटली करते हैं और स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये डिटरमाइन करेगा. क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे, बहुत सारे लोग एग्जाम भी देंगे. क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम पहले के जमाने 2019 में इतना डिजिटली रेवोल्यूशन नहीं हुआ था. कोविड के बाद अचानक से ऐसे डिजिटल का पर्ज हो गया है, इस तरह से हम देख सकते हैं. सो जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी उतने लोग अप्लाई करेंगे, उतने लोग अप्लाई करेंगे तो उतना आपका कंपटीशन बढ़ने वाला है. एंड ऊपर से यहाँ पे तो एज लिमिट भी बहुत बढ़ा दी गई है, तो कितना टफ कंपटीशन होने वाला है ये आप आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं. सो देरी मत करिए प्लीज, फोकस ऑन योर स्टडी, स्मार्टली प्रिपेयर करिए हार्डवर्क के साथ. सिर्फ हार्डवर्क आपको इससे पार नहीं करवाएगा, आपको स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, तो प्लीज ध्यान दीजिए. Then आता question number 83. Question number 83 says that if extraction value is 0, then there is no absorption, elimination, distribution या metabolism. So option B is correct.
अगर एक्सट्रैक्शन वैल्यू 0 है मतलब देर इज नो एलिमिनेशन फ्रॉम लीवर, लीवर से कोई भी ड्रग एलिमिनेट नहीं हो रहा है। अगर एक्सट्रैक्शन वैल्यू 0 नहीं है मतलब कोई पॉजिटिव टर्म में है तो हम कह सकते हैं कि वो एलिमिनेशन हो पा रहा है लीवर से, लीवर वहाँ पे अपना रोल प्ले कर रहा है। लेकिन जब एक्सट्रैक्शन वैल्यू जो है वो 0 है तो इसका मतलब एलिमिनेशन हो ही नहीं रहा है लीवर से, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 84, इट सेज दैट स्टेट ऑफ बीइंग state of being free from all living microorganism is known as asepsis, sterile, contamination या sepsis। ठीक है, इसमें अभी आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि asepsis और sterile जो है ये दोनों रिलेटेड टर्म है। हम कंटेमिनेशन और सेप्सिस को पहले ही हटा सकते हैं क्योंकि सेप्सिस का मतलब क्या होता है, बीइंग इन्फेक्टेड, इन्फेक्शन का स्टेज होता है। कंटेमिनेशन आप सभी को पता है कितना सिंपल है, कंटेमिनेट हो जाना मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लदा हुआ कोई चीज, ठीक है। देन स्टराइल का कंडीशन जो होता है, स्टराइल इज द करेक्ट ऑप्शन एज पर दिस स्टेटमेंट। स्टराइल कंडीशन रखना यानी कि हम लोग एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट को, उस पर्टिकुलर रूम को, एनवायरमेंट को, इंस्ट्रूमेंट को स्टराइल मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखते हैं। वेरएज असेप्सिस ये टर्म्स हम लोग मोस्टली टेक्निक हो गई या मेथड्स होगी इनसे रिलेट करते हैं। हम असेप्टिक टेक्निक यूज करें या असेप्टिक मेथड यूज करते हैं तो ये असेप्सिस जो टर्म है वो हम टेक्निक या इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करते हैं। वेरएज स्टराइल जो है हम ये एज सच एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट टर्म्स में या इंस्ट्रूमेंट के टर्म्स में हम लोग स्टरिलिटी ये पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं। दैट्स वाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से स्टराइल इज द करेक्ट आंसर। देन आता क्वेश्चन नंबर 85, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। नोरोरा न्यूक्लियर power plant is located in which of the following state? Option is Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh या उत्तर प्रदेश। एंड यस द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। आपके लिए मैं ये डायग्राम मैप लेके आई हूँ जिसमें नरोरा आपको दिखाई दे रहा होगा उत्तर प्रदेश में। देन पोखरन हो गया हमारा, पोखरन आपको दिखाई दे रहा होगा राजस्थान, एटॉमिक पावर प्लांट हो गया। काकरापार एटॉमिक का पावर प्लांट हो गया गुजरात में। तारापुर महाराष्ट्र में हो गया। कैगा एटॉमिक पावर प्लांट हो गया कर्नाटका में। कलपक्कम न्यूक्लियर रिएक्टर जो हो गया वो तमिलनाडु में हो गया। सो इस तरह से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट डन। देन आता विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स? इनमें से कौन से किसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है? आपके लिए ऑप्शन है सिरपी फूड्स, होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस या वेजिटेबल्स। एंड द करेक्ट आंसर इज सिरपी फ्लूड। इसके नाम में ही लिखा है सिरपी फ्लूड यानी कि होल शुगर से लदा हुआ, शुगर से कॉन्सेंट्रेटेड शुगर इतनी सारी होगी उस चीज में, इसको कहा जाता है सिरपी फ्लूड। एंड 10 हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका होना इज जाहिर सी बात है, ठीक है। 86 वॉज इजी क्वेश्चन। देन आता है क्वेश्चन नंबर 87, इट सेज दैट इन यूनिवर्सल इंडिकेटर ऑफ पीएच 7 इज शोन विद विच कलर? यहाँ पे कलर पूछा गया है, ब्लू कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर या येलो कलर। यस वी नो दैट जब पीएच 7 होता है तो वो ग्रीन कलर दिखाता है। जब हम लोग वार्मर कलर की तरफ मूव करते हैं जैसे कि रेड, ऑरेंज, वार्मर कलर की तरफ मूव करते हैं तो वो एसिडिक पीएच दिखाता है। एंड जब हम कोल्डर कलर की तरफ मूव करते हैं लाइक ब्लू, वायलेट काइंड ऑफ कलर, सो कोल्डर कलर की तरफ मूव करेंगे तो वो बेसिक पीएच दिखाता है। ये चीजें आप याद रखना, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 88, इट सेज दैट हाउ मच ऑफ पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑन नेट वर्थ will be fixed by government while fixing the sale price of the bulk drug? ऑप्शन इज ये काइंड ऑफ कहते हैं नेशनल प्राइस पॉलिसी जो होती है एनपीपीए वाली अथॉरिटी वो डिटरमाइन करती है। तो काइंड ऑफ डेप्थ में क्वेश्चन पूछा गया है। इजी होना ये नहीं कह सकते कि ये इजी होगा। 10%, 16%, 12% एंड 14%। 12% हमने अब तक पढ़ा है, पर ये 12% क्या होता है? 12% ये मार्जिन होता है। एक पर्टिकुलर रिटेल सेल पे कितना मार्जिन होता है तो ये मार्जिनल वैल्यू जो होता है वो 12% होता है। सो नेटवर्थ आपको क्या पूछा है? पोस्ट टैक्स रिटर्न नेटवर्थ फॉर द बल्क ड्रग, बल्क ड्रग के लिए जो होता है वो 14% इज द करेक्ट आंसर। तो आपको मिल गया 14% इज करेक्ट आंसर। और 12% जो होता है वो लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट डिटरमाइन करता है गवर्नमेंट, ठीक है। सो उसको 12% पे रखा है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 89, इट सेज दैट जबलपुर सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? ऑप्शन इज नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, महानदी या भीमा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नर्मदा, जो मध्य प्रदेश में एमपी में ये पर्टिकुलर सिटी लोकेटेड है। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90, लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पूछा गया है एक रिलेशन दिखाया, ये स्टेटमेंट बताया, उसके कंक्लूजन बोला। आपको बोला है कि डेफिनेटली कौन सा कंक्लूजन फॉलो होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या बोला? एफ जो है वो एल के साथ समान है, मतलब एफ और एल इक्वल है। एल जो है वो ए से छोटा है, मतलब ए एल से बड़ा है, ए एफ से भी बड़ा हो गया। देन उसके बाद बोला है ए और आर का रिलेशन। सो आर बड़ा है ए से और ए बड़ा है एफ और एल से, तो इनडायरेक्टली आर एफ और एल से भी बड़ा हो गया। देन उसके बाद एक अलग रिलेशन है जिसमें आर अगेन बड़ा है ई से, ठीक है।
ये दो रिलेशन है, ठीक है, डिटरमाइन कर रहे हैं दो रिलेशन को। इससे हमको कंक्लूजन बोला है, पहला कंक्लूजन बोला है कि ए इज बिगर देन ई। सो ए ये रहा और ई ये रहा, लेकिन हमको क्या रिलेशन आर का है, आर से हमने ई को रिलेट किया, हमने ए से ई को रिलेट ही नहीं किया है। ये वाला एक स्टेटमेंट होता है, ये वाला दूसरा स्टेटमेंट होता है। इसका और इसका रिलेशन हम डेफिनेटली नहीं कह सकते, 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। आपको अगर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एज इट इज इन टर्म्स ऐसे ही डिटरमाइन करेंगे तो आप एक टाइम कह सकते हैं कि हो सकता है, हो सकता है कि ई जो है वो ए से छोटा हो, ठीक है। अगर मैं आपको इसको वापस से बताती हूँ, इसी टर्म को देख लो, ए जो यहाँ पे है, ई जो ये यहाँ पे है, हम ये भी कह सकते हैं ए और ई एक ही साथ हो, ठीक है, इस तरह से, मतलब ए और ई जो है वो सेम लेवल पे हो। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो ए है वो ए ई से बड़ा हो। हम ये डेफिनेटली नहीं कह सकते ना, पर हम 100% श्योरिटी के साथ क्या आप कह सकते हो, नहीं, क्योंकि आर और ई का तो हम रिलेशन बता सकते हैं, लेकिन ई का बाकी टर्म से रिलेशन बताना इज डिफिकल्ट। सो जो कंक्लूजन ए है फर्स्ट वाला है वो फॉलो नहीं होगा। देन आता है आर इज बिगर देन ग्रेटर देन एफ। सो आर हो गया एंड ये एफ हो गया। यस, ये तो हमको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो एफ यहाँ पे है, यहाँ पे बिगर साइन तो आर से बड़ा ही है। ए से भी बड़ा, एफ जो है वो ए से भी छोटा है और आर से भी छोटा है। तो इनडायरेक्टली हम लोग स्टेटमेंट टू को डेफिनेटली 100% प्रूफ के साथ बता सकते हैं, क्योंकि ये सामने दिया गया है आपके लिए। देन स्टेटमेंट या कंक्लूजन 3 कहता है कि एल जो है वो ई से बड़ा है। अगेन ई से कंपेयर किया है और एल को कंपेयर किया है, लेकिन हमारा ई और एल का कोई रिलेशन बैठ ही नहीं रहा है, तो हम कैसे 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि जो एल है वो ई से बड़ा है। इसको हम अगेन 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। तो हमारा जो डेफिनेट 100% एक्यूरेसी के साथ जो कंक्लूजन फॉलो हो रहा है वो है कंक्लूजन सेकंड। एंड आपके लिए ऑप्शन है ओनली 1 and 2 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, ओनली 2 and 3 फॉलोज, या ऑल फॉलोज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि ओनली 2 कंक्लूजन फॉलो हो रहा है, बाकी कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहे हैं। क्योंकि बाकी आप आपके खुद के रीजनिंग से उसको भले ही फॉलो करवा दो, बट अगर वो फॉलो ही नहीं हो रहा एट दिस लेवल, एट द फैक्चुअल लेवल, तो वो उसको आप नहीं कंसिडर कर सकते। जब तक आपके लिए कोई चीज 100% एक्यूरेट, 100% श्योर नहीं होती, आप कंक्लूजन उसको करेक्ट मत कीजिए। यही स्टेटमेंट और कंक्लूजन इसी तरह से कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि आपको जो दिए गए हैं उसके वैल्यू पे ही आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है। आप खुद का एक्स्ट्रा ब्रेन लॉजिकल रीजनिंग में कभी मत यूज करो। जब लॉजिकल रीजनिंग जैसा कोई भी टॉपिक होता है ना, इसमें आपके ब्रेन को असाइड रख दीजिए। जो वहां पे बोला गया है, जो स्टेटमेंट दिया गया, अगर जो स्टेटमेंट में कुछ भी दिया जाए यूनिवर्सली अगेंस्ट कोई कंसेप्ट दिया जाए, तो भी उसको आपको ट्रू मान के चलना है। इसी हिसाब से आपको कंक्लूजन जो है वो डिटरमाइन करना है। खुद का लॉजिकल नहीं यूज करना है, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन के वैल्यू टर्म्स में ही डिटरमाइन करना है। लास्ट एंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 सेज दैट व्हाट इज द डायमीटर ऑफ लार्ज यूनिलैमिनर वेसिकल, जिसको LUV भी कहते हैं। ऑप्शन इज 400 to 600 नैनोमीटर, 600 to 800 नैनोमीटर, 0 to 100 नैनोमीटर, 100 to 400 नैनोमीटर। आपके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। लार्ज यूनिलैमिनर वेसिकल LUV जो होता है वो 100 to 500 नैनोमीटर के बीच में होता है। एंड हमारे पास ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी से रिलेट करता है, 100 to 400 नैनोमीटर। इसके अलावा स्मॉल यूनिलैमिनर वेसिकल SUV जो है वो 100 नैनोमीटर से कम होता है। जाइंट GUV दैट इज जाइंट यूनिलैमिनर वेसिकल जो होता है वो 500 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, ठीक है। ये इन केस आपको याद रखना है तो ये बाकी के टर्म्स भी आप याद रख सकते हैं। देन आता क्वेश्चन नंबर 92, इट सेज दैट इंडिकेट द रीजन ऑफ ओरल म्यूकोसा वेयर द ब्लड फ्लो इज हाई। ऐसा कौन सा रीजन है ओरल म्यूकोसा में जहाँ पे ब्लड फ्लो हाई है? ऑप्शन इज सबलिंगुअल, फ्रेन्यूलम, वेंट्रल टंग एंड बकल। एंड द करेक्ट आंसर इज यस, सबलिंगुअल। इसके लिए हम लोग जो डोसेज फॉर्म बनाते हैं सबलिंगुअल बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल का डेंसिटी हाई होने की वजह से एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, एब्जॉर्प्शन और उसकी बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज दिखाएगा, ठीक है। इसके वजह से हम लोग सबलिंगुअल में देते हैं, बिकॉज वहाँ पे ब्लड फ्लो हाई है, दैट्स व्हाई द सबलिंगुअल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, इट सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर बोला है। ऑटोसोमल डोमिनेंट उस तरह से ऑटोसोमल रिसेसिव भी होता है। आपके लिए थैलेसीमिया है ऑप्शन, अल्केप्टोन्यूरिया है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, विल्सन डिजीज है। थैलेसीमिया जो है बीटा थैलेसीमिया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अल्केप्टोन्यूरिया अगेन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। विल्सन डिजीज अगेन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है उसके दो टाइप होते हैं, उसमें से ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है वो मेजर टर्म्स में दिखाई दिया जाता है, इसलिए पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज इट इज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। काइंड ऑफ टफ क्वेश्चन था, क्योंकि हम लोग इतना डेप्थ में नहीं पढ़ते। एक आधा आपने कभी पढ़ लिया होगा इन एग्जाम्पल, तो आपको ये ऑप्शन
या इनमें से कोई ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके होंगे। देन आता है क्वेश्चन नंबर 94। इट सेज दैट फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर इज मोस्ट कॉमन डिटेक्टर फॉर हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी दैट इज HPLC, liquid chromatography that is LC, thin layer chromatography that is TLC, and gas chromatography. And yes, the correct answer for this is D, that is gas chromatography में हम लोग फ्रेन आयनाइजेशन डिटेक्टर को यूज करते हैं। देन आता है क्वेश्चन नंबर 95। इट सेज दैट इंसुलिन इज कंपोज ऑफ टोटल हाउ मेनी अमाइनो एसिड। ऑप्शन इज 30 अमाइनो एसिड, 21 अमाइनो एसिड, 81 अमाइनो एसिड एंड 51 अमाइनो एसिड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 51 अमाइनो एसिड। ये हम जनरली पढ़ते भी है, जब आपने एंटी डायबिटिक ड्रग का केमिस्ट्री टर्म्स में भी पढ़ा होगा तभी भी आपको शायद ये मिला होगा कि इंसुलिन जो है वो कितने पेप्टाइड मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ठीक है, तो 51 इज द करेक्ट आंसर। 51 अमाइनो एसिड से बना हुआ है इंसुलिन। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट है। ग्लूकागॉन जो है, ग्लूकागॉन आप मुझे बताइए, ग्लूकागॉन जो है वो कितने अमाइनो एसिड से बना हुआ है, ये मुझे कमेंट करके बताइए। ग्लूकागॉन कितने अमाइनो एसिड से बनाया हुआ है या पेप्टाइड बॉन्ड से। क्वेश्चन नंबर 96। इट सेज दैट व्हाट डू यू मीन बाय बोटानिकल आइडेंटिटी ऑफ अ मेडिसिनल प्लांट। बोटानिकल आइडेंटिटी होता है एक मेडिसिनल प्लांट का, उस टर्म में आप क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज या वैरायटी, ऑथर एंड फैमिली, स्पीशीज नेम, जीनस एंड स्पीशीज, जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज, वैरायटी, ऑथर, फैमिली एंड एक्टिव प्रिंसिपल। सो ये वाला और ये वाला में सिर्फ ये एक्टिव प्रिंसिपल डिफर करता है, तो इन दोनों में से एक पर्टिकुलर आंसर की होने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट हो गई। ठीक है, एंड इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि बोटेनिकल आइडेंटिटी में एक्टिव प्रिंसिपल हम लोग नहीं डिटरमाइन करते। वी डिटरमाइन जीनस, स्पीशीज पता चलता है, सब स्पीशीज या उसकी वैरायटी हम डिटरमाइन करते हैं, ऑथर हो गया एंड फैमिली, ये सारी चीजें हम लोग बोटेनिकल आइडेंटिटी अगर किसी मेडिसिनल प्लांट की डिटरमाइन करनी है तो वहाँ पे हेल्पफुल होता है। देन आता है अगेन कोग्नोसी पार्ट से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97। इट सेज दैट विच टाइप ऑफ रेजिन, मतलब रेजिन टॉपिक पूछा है, प्रेजेंट इन बेंजोइन। बेंजोइन जो होता है उसमें कौन सा टाइप ऑफ रेजिन है। ठीक है, सो ये क्लासिफिकेशन जो होते हैं कोग्नोसी में, गम रेजिन, ओलियो गम रेजिन, ठीक है, इस तरह से क्लासिफिकेशन भी करके रखे। जैसे कि अगर अल्कोलाइड्स देखते हैं तो अल्कोलाइड्स हो गए, ग्लाइकोसाइड्स हो गए, उनके भी क्लासिफिकेशन होते हैं। ग्लाइकोसाइड्स में जैसे कि आइसोथायोसाइनाइड वाले कंपाउंड्स हो गए, ठीक है, इसमें से एग्जाम्पल्स हो गए। ये सारे जो क्लासिफिकेशन होते हैं कोग्नोसी टर्म्स में भी करके रखिए। Option is gum resin, oleo gum resin, oleo resin and balsamic resin, and the D1 is the correct answer. Balsamic resin is the correct answer. आप मुझे बताइए कि इसका जो biological source है, there are two types of benzoin, siam benzoin and siam and something, sial and siam ना, सियाम बेंजोइन जो है, आप मुझे बस इतना बताइए, सियाम बेंजोइन जो होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, आप मुझे ये बताइए कमेंट करके। एंड इसके अलावा एक और बेंजोइन होता है, सियाम बेंजोइन भी होता है, उसका एक सिमिलर कंसेप्ट है दूसरे बेंजोइन का। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी मुझे बताइए। ठीक है, सो मुझे फिलहाल तो बायोलॉजिकल सोर्स आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सियाम बेंजोइन का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है और ये कौन से रेजिंग कैटेगरी में आती है, बाल्समिक रेजिंग कैटेगरी में आती है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 98। इट सेज दैट द हाफ लाइफ ऑफ C14 दैट इज कार्बन 14 इज। ऑप्शन इज 8000 ईयर्स, 1020 ईयर्स, 5730 ईयर्स और 570 ईयर्स। तो इससे अगेन आपको ये पता नहीं होगा बेसिकली, किसको बहुत सारा ज्यादा लोगों को नहीं पता होता है। कैसे डिटरमाइन कर सकते थे आप? ये डिटरमाइन कर सकते कि थाउजेंड्स में कितने आंसर है, मतलब थाउजेंड्स के टर्म्स में कितने आंसर है, ये वाला ऑप्शन ए, बी और सी, ये जो थाउजेंड्स के टर्म में, वेरस 570 हंड्रेड्स के टर्म में हो गया। ठीक है, तो हम लोग डी को एज अ ऑप्शन लेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी लीस्ट हो जाती है। ठीक है, अब तीनों में से अगर आपको डिटरमाइन करना है तो ये अगेन तुक्के के बेसिस पे हो जाएगा, क्योंकि 5-7 ये और ये 5-7 ये दोनों थोड़ा सा सिमिलैरिटी लग रहे, यानी कि एग्जामिनर को कहीं ना कहीं तो पता था कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी उसको पता थी। तो थोड़ा सा आपके दिमाग को ट्रिक करने के लिए, हिंट देने के लिए, आई कुड से हिंट देने के लिए उसने सेम अमाउंट यहाँ पे डाला हंड्रेड्स में और थाउजेंड में। ऐसा भी हो सकता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन था सी ऑप्शन करेक्ट था, क्योंकि थाउजेंड्स में बाकी के तीन ऑप्शन में थाउजेंड्स वाला ये आंसर होगा, और 5-5 ये दो बार रिपीट हो गया है 5 के टर्म्स में, तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 के टर्म्स वाला जो आंसर है वो होने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट हो जाती है। अगेन उसी तरह का मैंने ट्रिक यूज किया है, ये एट द मोस्ट लास्ट में यूज करना, क्योंकि आपके यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है आरआरबी की, 1/3 की, यानी कि 0.67 मार्क्स जो है वो कट होते हैं। ठीक है, सो ये हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो काइंड ऑफ नेगेटिव मार्किंग है इसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क लेने की जरूरत है।
जीपैट जैसा नहीं है, जीपैट में 1/4 मार्किंग थी, इतना फर्क नहीं पड़ता था। जब वो 1/3 में कन्वर्ट होती है ना, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क। मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, नेगेटिव मार्किंग के बेसिस पे ना आप अपना जो मेरिट लिस्ट से जो नाम है वो हट सकता है, इतना ये 1/3 वाला बहुत अफेक्ट करता है। तो लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क लेना इस पर्टिकुलर पेपर में, ये काइंड ऑफ मेरे तरफ से, आप मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ, लेके रखिए इस बात को, और आप मुझे बाद में आप मेरे से ग्रेटफुल होगे कि यस मैंने बताया था, कम से कम आपने उतना रिस्क नहीं लिया है, ठीक, क्योंकि इसका नेगेटिव बहुत चला जाएगा। ठीक है, हमको ऐसे सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि 3 क्वेश्चन गलत होंगे तब जा हाँ, 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन का वो कंपेंसेट हो जाएगा, इस तरह से होता है। लाइक एक को क्वेश्चन करेक्ट हुआ तो 3 गलत को काट देगा, बट ये जब इन रियल टर्म कैलकुलेशन टर्म्स में आता है ना, तो हम कितने 1000 लोगों से पीछे हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क लेना, 1/3 मार्किंग वाले पेपर हमेशा, 1/3 मार्किंग जहाँ पे आ रही है नेगेटिव मार्किंग, वहां पे लीस्ट अमाउंट ऑफ रिस्क, ये दिमाग में बिठा दो। Then आता question number 99. It says that two bell rings at interval of 86 second and 48 second. If they both rings at 10 o'clock in the morning together, then after how many seconds will they ring together again? Again ये जब बोलते हैं ना दो चीज साथ में करने का काम होता है, इसमें हम लोग एलसीएम वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। आपको एलसीएम फाइंड करना है किसका? दो 48 सेकेंड एंड 86 सेकेंड का। हम लोग अगेन 2 से स्टार्ट करेंगे। सो 2, 24, 43, देन आता है 2, 12 एंड 43। 43 प्राइम नंबर है तो वो किसी से भी अभी डिवाइड नहीं होगा, 43 इटसेल्फ ऐसे ही रहेगा। देन आता है 2, 6 एंड 43। देन आ जाएगा 2, 3 एंड 43। ठीक है, सो अभी आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना है। लास्ट के टर्म यही बचेंगे क्योंकि 3 अभी किसी से जा नहीं सकता, 43 किसी से जा नहीं सकता। सो आपको क्या करना है, 43 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 4 बार 2 है। सो 43 इंटू 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देन 16 इंटू 3 कितना होता है, 48। 48 इंटू 43 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2064। तो जो एलसीएम वाले कंसेप्ट होते हैं, इजी इजी हाथ के क्वेश्चन होते हैं, तो इनको छोड़ो मत। मैं अगेन बता देती हूँ आपको क्या बोला है। दो बेल थी, वो साथ में रिंग करना स्टार्ट होती है 86 सेकंड पे और 48 सेकंड के इंटरवल पे वो रिंग होती है। ठीक है, सो आपको डिटरमाइन करना कि अभी वो साथ में कब करेंगे। तो इसका लोएस्ट कॉमन, एलसीएम का मतलब ही क्या होता है, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हमको कॉमन ही ढूंढना है इसमें कि कॉमन यानी कि टुगेदर, टुगेदर मतलब कॉमनली, कंबाइनली वो कब रिंग होगी। तो इसलिए हम इसका एलसीएम ढूंढते हैं 48 का 86 का, दोनों का एलसीएम ढूंढ लिया। किस तरह से, पहले से 2 से स्टार्ट करने का, फिर 3, फिर 5, इस तरह से आपको बढ़ना है। ठीक है, सो प्राइम नंबर से बढ़ना रहता है। ठीक है, सो 48, 86, 2 से जा रहा था तब तक तो 2 से लिया। देन हमने 3 आ गया, 3 के बाद में 3 भी किसी से जा नहीं सकता एंड 43 भी किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। बाद में इन सबको क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो आंसर आएगा वो होगा 2064 सेकेंड्स के बाद ये दोनों जो साथ में है वो रिंग करेंगे। सो इसके लिए जो आपके लिए ऑप्शन थे 3004, 2084, 2044, 2064, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। Then आता है question number 100, the last question which says that which among the following is used for radioactive dating? Radioactive dating के लिए क्या चीज यूज किया जाता है? ऑप्शन इज क्रिप्टॉन, सोडियम, कार्बन, एल्यूमिनियम। एंड यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज कार्बन। हम लोग रेडियो एक्टिव डेटिंग आज तक कार्बन से की जाती है, बिकॉज जिस तरह से हमने अभी ऊपर देखा था कार्बन की हाफ लाइफ कितना था, दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन, दैट इज 5730 ईयर्स। तो इससे क्या होता है कि सालों साल का जो डेटा है वो एज इट इज रहता है, क्योंकि उसकी हाफ लाइफ इतनी ज्यादा है कि वो चीजें वैसी की वैसी रह जाती हैं। एंड फॉसिल्स में, एंड वी नो दैट एनवायरमेंट में कार्बन का प्रेजेंस इज बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शन। एंड दैट्स वाई ये अगर बेसिक नॉलेज, बेसिक थिंग्स आपने अप्लाई की होती तो आपको ये आंसर आ जाता। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज कार्बन। हम लोग रेडियो एक्टिव रेटिंग के लिए कार्बन यूज करते हैं। सो हियर वी फिनिशेस शिफ्ट 2 का 100 क्वेश्चन ऑफ आरआरबी। आई होप आप सब आपको सारे क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। आपने एक आउटलाइन मैप बना दिया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमको किस तरह से प्रिपेयर करना है, कितने डेप्थ में प्रिपेयर करना है, कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, ये सब आपको इससे क्लियर हो गया होगा। दोनों शिफ्ट के पेपर हमने डिस्कस कर लिया। आरआरबी पार्ट 1, आरआरबी शिफ्ट 1 के 2 पेपर आ चुके हैं, दैट इज 2 पार्ट आ चुके हैं, और यही यहाँ पे खत्म होता है आरआरबी शिफ्ट 2 के 2 पार्ट्स। तो टोटल 4 पार्ट हो गए 2019 पेपर के, टोटल हो गए आपके पास 4 पार्ट। ये चारों पार्ट देखिए, इससे डिटरमाइन कीजिए, क्योंकि उसी बेसिस पे वैकेंसी जो इस बार आई है वो 29 सिलेबस जो है 2024 का, वो 2019 वाले सिलेबस से बहुत मेल खाता है, लाइक एग्जैक्ट सिलेबस है। दैट्स वाई 2019 के बेसिस पे जो एग्जामिनर होगा वो बहुत सारी चीजों को डिटरमाइन करेगा। तो
आप तक आप अपनी प्रिपरेशन को एनहांस कीजिए। और अगेन मैं बता दूं, हमारा जो तेजस बैच है, दे आर एब्सोल्युटली फ्री। देखो, जो फ्री में मिल रहा है ना, उसका बेनिफिट उठा लीजिए। जरूरी नहीं जो फ्री में मिलता है वो अच्छा नहीं होता। यहाँ पे हमारे जीडीसी पे एवरी चीज A1 क्वालिटी की है, A1 क्वालिटी। आप जैसे देख पा रहे होगे, ये आरआरबी तेजस वाली जो बैच है वो फ्री में चल रही है। क्यों ना इसका बेनिफिट उठाया जाए और खुद को हम लोग जज करें कि हम लोग कौन से लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, कितने लेवल हमको और आगे बढ़ाना है, कितना हमको जंप लेना है, कितना हमको पोटेंशियल हमारा बढ़ाना है। इसके अलावा आरआरबी तेजस की मॉडल पेपर जो है, मैं खुद भी बहुत सारे मॉडल पेपर डिस्कस करने वाली हूँ, वो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। इसके अलावा अभी फार्माकोलॉजी की आरआरबी तेजस बैच फार्माकोलॉजी का कंसेप्ट भी सर डिस्कस कर रहे थे। एंड ये जो मॉडल पेपर है, संडे वाले मॉडल पेपर जो होते हैं, जो आप खुद देते हैं, देन उसका जो डिस्कशन है वो एवरी संडे होते रहता है। इसके अलावा आरआरबी तेजस के ये डिफरेंट मॉडल पेपर्स भी आएंगे। सो प्लीज आप जीडीसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए है और आप इससे आपकी प्रिपरेशन को बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून टू जीडीसी क्लासेस। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक देखा। सारे पार्ट्स देख लेना, प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे भी बहुत सारे डिफरेंट एग्जामिनेशन, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन के पेपर्स पड़े हैं, आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून टू जीडीसी क्लासेस। थैंक यू सो मच।